हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 5 में। दोस्तों अगर आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो या फिर सीधा प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम म्यूचिरो को देखते हैं जो कोटेत्सु को उठा के लेके जा रहा होता है और सवाल करता है क्या हम सही जगह पे जा रहे हैं, और इसके बाद कोटेत्सु बोलता है कि हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। आगे टोकिटो एक मच्छी मॉन्स्टर को देखता है जो होता है एक पेड़ के पास और उस पेड़ के ऊपर होता है कानामोरी। इसके बाद टोकिटो आगे बढ़ता है और उस मच्छी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। कानामोरी बोलता है इसने तो बहुत तेजी से उसे खत्म कर दिया और वो नीचे उतर के आता है, शुक्रिया अदा करता है म्यूचिरो का। कानामोरी कोटेत्सु को देख के खुश हो जाता है और बोलता है भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए होगे। और कोटेत्सु बोलता है कि मुझे भी यही लगा था। और इसके बाद म्यूचिरो बोलता है तुम कानामोरी हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई तलवार है, मुझे अभी दो। और इसके बाद कानामोरी इसकी तलवार देखता है और बोलता है ये तो बुरी तरह से टूटने वाली है। और म्यूचिरो बोलता है इसीलिए तो मैं इस गाँव में आया हूँ। इसके बाद कानामोरी बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक तलवार है, तांजिरो ने मुझे इसके बारे में बताया था। और तो म्यूचिरो हैरान होकर बोलता है तांजिरो ने बताया था। आगे कानामोरी बोलता है कि उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझने की कोशिश करूं। और इसके बाद कोटेत्सु बोलता है कि हागानेजुका के ऊपर भी अटैक हो चुका होगा, हमें वहां पे जाना चाहिए। और उसके बाद कानामोरी बोलता है कि बिल्कुल सही, मेरा वर्क प्लेस उस तरफ है, चलो वहां पे चलते हैं, तुम अपनी तलवार लो और गाँव वालों को जाके बचाओ। इसके बाद ये सब वर्क प्लेस की तरफ भागने लगते हैं। कानामोरी बोलता है कि वहां पे मेरा वर्क प्लेस है और यहाँ पे आसपास कोई भी फिश मॉन्स्टर नहीं है, तुम जाओ अंदर और अपनी तलवार लेके गांव के चीफ को बचाओ। लेकिन म्यूचिरो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और कानामोरी को रोक लेता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई है। और तभी हम देखते हैं एक बेस लुढ़कता हुआ इनके पास आता है और वहां से ग्योकू की आवाज आती है और वो बोलता है मैं तो इम्प्रेस हो गया कि तुमने मुझे नोटिस किया, तुम तो एक हाशिरा हो, क्या ये वर्क प्लेस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम क्या चीज मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक बंदा हथौड़े से घंटी बजा रहा होता है और बोलता है कि गांव के ऊपर अटैक हो चुका है, गांव के ऊपर अटैक हो चुका है, हाशिरा की तलवार को बाहर निकालो और हमारे चीफ को जाके बचाओ। और इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर भी एक फिश मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिश मॉन्स्टर के पंजे बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं जिनकी वजह से ये इनके ऊपर अपने पंजों से अटैक कर रहा होता है। गांव वाले से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और इसीलिए फिश मॉन्स्टर इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और इसे देख के सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाती है मिस्सूरी और वो उड़ते हुए एक डीमन को मार देती है और बोलती है मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई, मैं इन सबको यहाँ से संभाल लूंगी। और ये एक एक करके सारे फिश डीमन को खत्म करने लगती है। इसके बाद एक गाँव वाला सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये एक हाशिरा है, ये इतनी ज्यादा क्यूट है कि मैं ये बात भूल जाता हूँ। इसके बाद हम चीफ का घर देखते हैं और हमें पता लगता है कि चीफ के ऊपर अटैक हो चुका है। एक डीमन ने चीफ को पकड़ लिया होता है अपने एक हाथों से। एक बंदा होता है जो भाले की मदद से इसके ऊपर अटैक करता है लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसे पंच मार के दूर भगा देता है। ये बंदा सोचने लगता है कि जितने भी डीमन स्लेयर के गार्ड्स यहाँ पे थे वो सब मारे जा चुके हैं, ये डीमन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसके ऊपर चाहे मैं कितना भी अटैक क्यों ना करूं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा तेज भी है। इसके बाद यहाँ पे मिस्सूरी आ जाती है और बोलती है तुम्हें ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, तुम्हें अंदरूनी चोट आई है। इसके बाद ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है मिस्सूरी की तलवार को देख के और सोचने लगता है कि ये किस तरह का तलवार है, क्या इसको लॉर्ड टेचिन ने बनाया है, मैंने इसके बारे में अफवाह तो सुना है। और इसके बाद हम देखते हैं मिस्सूरी लव ब्रीदिंग फर्स्ट वर्म शिवर्स ऑफ लव का अटैक कर देती है उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े इसने कर दिए होते हैं और वो यहीं पे मारा जाता है। इसके बाद मिस्सूरी बोलती है जो लोग दूसरों को बेवजह चोट पहुंचाते हैं उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। इसके बाद ये मॉन्स्टर डिसअपियर होने लगता है और टेचिन नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी मिस्सूरी उसे कैच कर लेती है। मिस्सूरी की आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलती है लॉर्ड टेचिन क्या आप ठीक हैं, लॉर्ड टेचिन क्या आप ठीक हैं। और इसके बाद टेचिन बोलता है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के बाहों में हूँ, क्या मैं स्वर्ग पहुंच गया। और इसके बाद मिस्सूरी समझ आती है कि ये ठीक है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मैं अपने सर के बल गिर गया था, मुझे भी बहुत चोट लगी है, मेरा हाथ पकड़ लो। और मिस्सूरी बोलती है मुझे माफ करना, क्या तुम अब ठीक हो। साले ठरकियों, तुम हाथ पकड़वाना चाहते हो अपना, तुम्हारी जान यहाँ पे जाने वाली है। इसके बाद हम तांजिरो की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि ये किस तरह की स्मेल है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे नेजुको तांजिरो को उठा के भाग रही होती है और सेकिडो बोलता है कि भागने की कोशिश मत करो और अपनी छड़ी नीचे पटक के करंट देने की कोशिश करता है इनको। नेजुको पहले तो इसे डॉज करने की कोशिश करती है लेकिन इसके चपेट में आ ही जाती है और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वैसे ये दोनों फिर से नॉकआउट हो जाते हैं। तांजिरो सोचने लगता है कि अब मुझे याद आया, उस डीमन के अटैक की वजह से मैं नॉकआउट हो गया था, नेजुको मुझसे पहले उठ गई है।
इसके बाद उरोगी अटैक कर देता है इन दोनों के ऊपर, लेकिन तभी तांजीरो उठ जाता है और वो नेजुको को लेकर रूम के अंदर भागने लगता है। सेकिडो बोलता है काराकू जाओ उन्हें तबाह कर दो, और इसके बाद काराकू तांजीरो का पीछा करने लगता है और बोलता है कि वैसे भी मैं इसे मारने ही वाला था, और एक जबरदस्त अटैक करता है तांजीरो के ऊपर, लेकिन तांजीरो बच जाता है और दूसरे रूम में भाग जाता है। इसके बाद काराकू भी उसका पीछा करता है और वो जैसे ही तांजीरो को दिखता है एक और अटैक करता है, जिससे इस बार तांजीरो नहीं बच पाता। इसके बाद काराकू फिर से एक और अटैक करके इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। नेजुको और तांजीरो दोनों बाहर उड़ रहे होते हैं, तभी तांजीरो का तलवार पकड़ लेती है नेजुको। इसके बाद सेकिडो और काराकू आ जाते हैं। काराकू बोलता है कि देखो इस जगह को मैंने पूरी तरह से तबाह कर लिया है, अब वो कहीं पे छुप नहीं सकता। और इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जिसका तलवार पकड़ लिया होता है नेजुको ने। तांजीरो बोलता है कि तलवार छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये मलबा साफ करता हूं, तुम इस तलवार को छोड़ दो। लेकिन नेजुको इसकी बातें नहीं सुनती। तभी तांजीरो देखता है साकाडे और काराको को। काराको बोलता है जैसे ही यह धुआं हटेगा वैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद तांजीरो बोलता है कि तुम्हारा हाथ कट रहा है, अब छोड़ दो इसे, नेजुको छोड़ो इसे। लेकिन हम देखते हैं नेजुको ये तलवार नहीं छोड़ रही होती, उसका हाथ कट चुका होता है और उसके खून लग रहा होता है इस तलवार में, लेकिन ये तलवार को नहीं छोड़ती। इसके बाद हम ग्योको को देखते हैं, जो बोलता है मेरा नाम ग्योको है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम तीनों को मारने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद कोटेत्सु और कानामोरी म्यूचिरो के पीछे आ जाते हैं और म्यूचिरो बोलता है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो, ये बोलते कि हमें डर लग रहा है। इसके बाद ग्योको बोलता है तुम तीनों को मेरा आर्ट दिखा के मुझे खुशी होगी। म्यूचिरो बोलता है कैसा आर्ट, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। और इसके बाद ग्योको ताली मारता है, वहां पे एक बेस प्रकट हो जाता है और उसके अंदर से कुछ चीजें निकलने लगती है, जिसको देख के कोटेत्सु और कानामोरी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। परछाई से हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा होता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं स्वॉर्डस्मिथ होते हैं, जिनकी हालत बहुत बुरी होती है। कोटेत्सु और कानामोरी ये सब देख के डर जाते हैं। इसके बाद ग्योको बोलता है कि जरा देखो इनकी मेहनती हाथों को, मैंने जानबूझ के इनके हाथों को इस तरह से मोड़ दिया है। इसके बाद कोटेत्सु और कानामोरी अपने दोस्तों को पहचानने लगते हैं और इसके बाद ग्योको बोलता है कि हाँ ये 5 स्वॉर्डस्मिथ है जिनको मैंने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के ये चीज बनाई है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें ये इतना ज्यादा पसंद आएगा। स्वॉर्डस्मिथ की क्वालिटी को रखने के लिए मैंने हाटोको मास्क को वहीं पर रहने दिया है ताकि यहाँ पे खाली खाली ना लगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अभी तो बेस्ट चीज बाकी है। और इसके बाद ये एक तलवार को थोड़ा सा घुमा देता है, जिसकी वजह से एक स्वॉर्डस्मिथ खून की उल्टियां करने लगता है, वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। कोटेत्सु रोने लगता है और बोलता है कि ऐसा मत करो। कानामोरी उसे संभालने की कोशिश करता है और इसके बाद ग्योको बोलता है कि क्या लगता है तुम्हें, है ना ये कमाल का। इसके बाद म्यूचिरो बोलता है कमीने ये सब बंद कर दे, और इसके बाद ये अपना मिस्ट फॉर्म का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये इसका गला उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से गायब हो जाता है ग्योको अपने बेस के अंदर, और उसके बाद इसका बेस भी टेलीपोर्ट कर देता है छत के ऊपर और ये बोलता है कि अभी तक मैंने अपने आर्ट वर्क के बारे में तुम्हें नहीं बताया है। म्यूचिरो समझ जाता है कि ये बहुत तेजी से अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके बाद ग्योको फिर से चपर चपर करने लगता है। म्यूचिरो तेजी से आके इसके ऊपर अटैक करता है और इसके बेस को तोड़ देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये किसी और बेस में टेलीपोर्ट हो चुका है। और हम देखते हैं नीचे एक बेस होता है जहां पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है ग्योको। म्यूचिरो समझ जाता है कि ये तुरंत अपने आप को किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसके बाद ग्योको बाहर आता है और बोलता है तुम्हें मेरे बेस को तबाह करने में मजा आ रहा है ना, क्या तुम अंधे हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, सिर्फ मसल भरे पड़े हैं क्या बंदर कहीं के, क्या तुम्हें मेरा आर्ट समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद म्यूचिरो सोचता है ये क्लोन डिमन की तरह भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि ये इसकी असली बॉडी है, अगर मैं इसे तबाह कर देता हूं तो काम बन जाएगा। लेकिन तभी ग्योको अपने हाथ से एक बेस निकालता है और उसके अंदर से 2 मछली निकल के आते हैं और ये एक अटैक करता है जिसका नाम होता है 1000 नीडल फिश किल, और बहुत सारे नीडल दे मारता है म्यूचिरो की तरफ। म्यूचिरो आसानी से इसे डॉज कर लेता है। तभी ये दोनों मछली कोटेत्सु और कानामोरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोटेत्सु की जान बचाने के लिए कानामोरी उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी म्यूचिरो भी इनके सामने आ जाता है और पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जाके कहीं पे छुप जाओ। ये दोनों छुप जाते हैं और इसके बाद ये मछलियां म्यूचिरो के ऊपर अटैक कर देती हैं, लेकिन म्यूचिरो अपनी तलवार की मदद से उन सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी ग्योको बोलता है तुम तो नीडल के साथ रिडल खेल रहे हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, थोड़ी देर में जहर तुम्हारी शरीर में फैल जाएगा और तुम्हारी बॉडी सुन पड़ जाएगी। तुमने कुछ बेकार की जिंदगियां बचाई है और तुम अब इस बेकार सी जगह में मरने वाले हो। तभी म्यूचिरो को कुछ याद आता है, उसे याद आता है कि ये बातें तो पहले भी किसी ने उससे कही है, लेकिन ये याद नहीं कर पाता कि ये बातें किसने कही है। इसे याद आता है कि तब गर्मियों का मौसम था, बहुत ज्यादा गर्मी था, इसीलिए ये दरवाजा खोल के सोया करते थे और इन्हें बहुत सारे कीड़ों की आवाजें भी सुनाई देती थी। इसके बाद ग्योको बोलता है कि तुम अभी भी खाशिरा हो, पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसा आर्ट वर्क करूंगा। इसके बाद म्यूचिरो मिस्ट ब्रीदिंग करता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम ये बेकार की बातें करना बंद कर दो, और तेजी से अपना तलवार घुमा देता है इसकी तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा डॉज कर देता है जिसकी वजह से इसका सर की जगह इसका एक हाथ कट जाता है। इसके बाद म्यूचिरो अपने हाथ से बेस निकालता है और उसके अंदर से पानी
पानी निकल के आता है जो म्योचिरो को पूरी तरह से कैद कर लेता है वाटर बबल के अंदर। ये ग्योको का ब्लड डीमन आर्ट होता है जिसका नाम होता है वाटर प्रिजन पॉट। इसके बाद ग्योको बोलता है दम घोट के मारना, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। वैसे तुम्हारा ब्लेड जब मेरी गर्दन के पास आ गया था तब मैं घबरा गया था, सच में वो कमाल का था। इसके बाद म्योचिरो अपनी ब्लेड की मदद से इस बबल को फाड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता। आगे ग्योको बोलता है एक डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ब्रीदिंग होती है, मैंने उसे ही रोक दिया, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। अगर हम इस गांव को तबाह कर देंगे तो ये डीमन स्लेयर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और उसके बाद हम सारे डीमन स्लेयर को घुटनों के बल ले आएंगे और इसके बाद तुम्हारे मास्टर ओबियाश के भी गला हम उड़ा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको अभी भी तलवार नहीं छोड़ रही होती। नेजुको अचानक से इसके ऊपर अपना ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से इस तलवार में आग लग जाती है। धीरे धीरे तलवार गर्म होने लगता है और वो पूरी तरह से लाल पड़ जाता है। उस तलवार के ऊपर नेजुको का खोलता हुआ खून होता है और उससे ये तलवार बन जाती है एक्सप्लोडिंग ब्लड स्वॉर्ड। इसके बाद तांजीरो एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे एक लड़की सुमियाशी से बोलती है कि जब वो समुराई फाइट करता है डीमन से तब उसकी तलवार काली से लाल पड़ जाती है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना। इसके बाद तांजीरो सोचने लगता है कि ये कौन है ये, और ये समझ जाता है कि ये इसकी एक इनहेरिटेड मेमोरी है और ये समझ जाता है जिस समुराई की बातें वो लड़की कर रही थी वो कोई और नहीं योरिची है। और ये भी समझता है कि योरिची की तलवार एकदम लाल हो जाती है। फिलहाल अभी इसकी तलवार भी वैसी ही हो चुकी है नेजुको की ब्लड की मदद से। आगे तांजीरो सोचने लगता है भले ही ये किसी और मेथड से बना हो लेकिन ये तलवार भी उसकी तलवार जैसा ही है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं ताकतवर बन रहा हूँ लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर डीमंस अभी भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ हाड़ और मांस से ही तो बना हूँ। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ा हूँ तब उन्होंने मेरी मदद की है। मुझे उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। जिसने भी मेरी मदद की है बस वो एक चीज चाहता है, मैं डीमन को हराऊं और इंसानों को बचाऊं। तलवार की चमक की वजह से डीमन ढूंढ लेते हैं तांजीरो को। काराकू बोलता है कि तुम अपनी चीफ ट्रिक से मुझे हरा नहीं पाओगे। उरोगी बोलता है कि तुम भले ही मुझे काट पाओ लेकिन तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं अपने आप को तुरंत हील कर लूंगा। लेकिन सेकिडो जब उस तलवार को देखता है तब वो सोचता है कि ये तलवार जल रहा है और उसे मुजान की मेमोरी याद आती है जहां पे उसे पता लगता है कि मुजान से एक ऐसा तलवारबाज फाइट किया होता है जिसके पास एक जलती हुई तलवार होती है, लाल तलवार होती है और उसने लगभग म्यूजन को मार ही दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो के सर पे भी योरिची की तरह निशान बन जाते हैं। सेकिडो को तांजीरो योरिची की तरह दिखने लगता है। उरोगे अटैक करने वाला होता है तांजीरो के ऊपर लेकिन तांजीरो के अंदर उसे योरिची दिखाई देता है जिसकी वजह से इसकी फटके 4 हो जाती है। तांजीरो इसके ऊपर अटैक करने के लिए सन हालो ड्रैगन नाम से एक अटैक करता है जिसकी वजह से इसका गला उड़ा देता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ के वो दूसरे डीमन यानी कि काराकू का भी गला उड़ा देता है। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और वहां पे होता है सेकिडो। वो अपनी भाले की मदद से मतलब डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन तांजीरो इसका भाला यानी कि जो खागरा होता है उसको भी तबाह करता है और इसका गला काट देता है। और हम देखते हैं तांजीरो एक ड्रैगन की तरह मूव कर रहा होता है और ड्रैगन का सर बना होता है। इसके बाद सारे डीमन का सर एक के बाद एक कटने लगता है। इसके बाद तांजीरो सोचता है कि मैं इसी अटैक के बारे में हमेशा सोचता रहता था। अब मैं समझ पाया हूं कि मैं ग्योतेरे के सर को कैसे उड़ा पाया था। जब मैंने ग्योतेरे का सर उड़ाया था तब मेरी ब्रीदिंग बदल गई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसा मेरा पूरा बॉडी जल रहा है और मेरा माथा जल रहा है। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे बस इतना पता है कि मैं ये कर सकता हूं और मुझे एक साथ इन सब का सर उड़ाना है, बस एक और बार। लेकिन वो आखिरी डीमन कहां पे है, वो कहां छुप गया। इसके बाद तांजीरो गेनिया की तरफ देखता है जहां पे गेनिया ने चौथे डीमन आजिसु का सर उड़ा दिया होता है। तांजीरो सोचने लगता है कि गेनिया ने ये कर दिखाया, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या उसने उस वक्त पे किया जब मैंने उन तीनों का सर उड़ाया। और तब ये गेनिया को बुलाने लगता है लेकिन ये अचानक से घबरा जाता है और गेनिया जैसे ही घूम के देखता है तब हम देखते हैं गेनिया पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसके चेहरे में हम डीमोनिक एक्सप्रेशन देख सकते हैं और उसकी लाल टपक रही होती है। तांजीरो सोचने लगता है क्या ये गेनिया है? गेनिया ऐसा क्यों दिख रहा है? ये तो और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि आपको इस एपिसोड के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा और इसके आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद अपनी तलवार निकालो और घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसके ऊपर अटैक कर दो। लेकिन इस दौरान अगर तुम्हारी स्क्रीन टूट जाती है तो मेरे घर पे पैसा मांगने के लिए मत आना। याद रखना कि मेरे घर पे भी एक बेस है।